स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में पॉलिटी क्लास 7 को डिस्कस कर रहे हैं और आज इस सीरीज में तीसरे अध्याय यानी कि थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसका शीर्षक है राज्य शासन कैसे काम करता है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के विषय में पढ़ना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, फिर वे कैसे उसमें शामिल हो जाते हैं, शामिल होने के बाद क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आता है। सबसे पहले बताई जा रही है कि अपना जो देश भारत है यह राज्यों में बटा हुआ है, आप सभी जानते ही हैं। और प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होता है। अब अभी एज्यूम कर लीजिए कि विधानसभा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे उस राज्य के सभी विधायक बैठते हैं। विधायक जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, इतना जान लीजिए। फिर प्रोसेस में पढ़ते हैं। अब क्या होता है कि प्रत्येक राज्य को निर्वाचन के लिए, चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, अलग अलग एरियाज में या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। प्रत्येक राज्य जो है छोटा बड़ा होता है आकार के हिसाब से। तो आकार की विभिन्नताओं के कारण राज्यों में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अधिक या ज्यादा हो सकती है। जैसे यूपी बहुत बड़ा स्टेट है तो वहाँ निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज्यादा हो सकती है। यहाँ उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ठीक है, 68 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। कहने का मतलब उस 68 स्थान से 68 एमएलए या विधायक जिसे कहते हैं चुन के विधानसभा में आएंगे, विधानसभा के मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, वही बात बताई जा रही है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, अब जिस राज्य में जितने भी निर्वाचन क्षेत्र होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे, तो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होगा कि एक एक प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में आएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में आएंगे, उनका सदस्य बन जाएंगे। और जो जीतेगा, मतलब चुनाव में जो आगे निकल के आएगा, उन्हें विधायक कहा जाएगा, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और हम कह सकते हैं कि जो विधायक होता है, एमएलए होता है, वह जनता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि जनता उन्हें अपने क्षेत्र से चुन के विधानसभा में भेजती है। ठीक है, चलिए। क्या होता है कि लोग अलग अलग, मतलब पार्टियों के नाम पे खड़े होते हैं। जैसे आप जानते हैं कांग्रेस, बीजेपी। अब मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में 68 सीट है, उस 68 सीट पर क्या होगा, कांग्रेस भी अपने प्रतिनिधि खड़ा करेगी और बीजेपी भी खड़ा करेगा। दोनों में से हो सकता है कि 30 पे किसी एक का जीत जाए, बाकी जो 38 बच रहा है 38, उस पे किसी एक का जीत जाए। तो ऐसे अलग अलग पार्टियों से लोग खड़े होते हैं और फिर कुछ जीतते हैं, कुछ नहीं जीतते हैं। तो जो जीतते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो इस राजनीतिक दल के विधायक हैं। तो ये एक बात हो जाती है। पॉलिटिकल पार्टी एक का एक सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि इसी पे सारा खेल है। बताया जाता है कि जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों पर जीत जाते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों पर जीत जाते हैं, उस राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है, मेजोरिटी में माना जाता है। ठीक है, और फिर बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष, रूलिंग पार्टी कहा जाता है, और अन्य जितने भी बच जाते हैं उनको अपोजिशन कहा जाता है। ऐसे समझिए कि हिमाचल प्रदेश में 68 टोटल निर्वाचन क्षेत्र है। अब मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस है, इसमें से किसी भी एक पार्टी को आधे से अधिक, आधा कितना हुआ, 34, 34 से अधिक कोई भी एक जीत गया, 35 जीत गया, तो ये हो गया रूलिंग पार्टी, या इसे मेजोरिटी में कहेंगे। फिर इसके बाकी जितने भी लोग खड़े हुए थे, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के थे, दो ही नहीं होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, क्षेत्रीय जो है राजनीतिक दल भी होता है, तो उन सभी को अपोजिशन में माना जाएगा। और जिनको भी 34 से अधिक मिलेगा, यानी कि आधे से अधिक सीट पर उनके विधायक जीतेंगे, उनको रूलिंग पार्टी के तौर पे देखा जाएगा, मेजोरिटी में माना जाएगा। तो ये बातें यहाँ बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि जो बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो मेजोरिटी में होते हैं, जिस दल को सर्वाधिक विधायक है, वह मुख्य विरोधी दल कहलाता है। अच्छा सॉरी, यहाँ कहा जा रहा है कि जो मेजोरिटी में जो पार्टी है, उसके ठीक बाद जिसके पास जो है ज्यादा विधायक है, कहने का मतलब 35 तो उसके पास हो गया जो जीत गया। अब 35 के बाद भी कोई ऐसा होगा, किसी के पास 18 होगा, किसी के पास 2 होगा, किसी के पास 10 होगा। तो 35 के बाद जिस नंबर पे, मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास विधायक होगा, उसे कहेंगे मुख्य विरोधी दल, मेजर अपोजिशन पार्टी। ठीक है, चलिए। यहाँ एक फैक्ट और बताई जा रही है कि चुनाव में कुछ उम्मीदवार ऐसे भी होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं होते हैं। मतलब उन्हें हो सकता है राजनीतिक दल से, पॉलिटिकल पार्टी से टिकट ना मिला हो और उन्हें लोगों का सपोर्ट हो अपने क्षेत्र में, तो वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के रूप में खड़े होते हैं, और वो जीतते भी हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं 68 में, मान लीजिए 5-7 ऐसे भी जीत गए होंगे जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं होंगे। तो ये भी एक मतलब फैक्ट है जानने वाली।
फिर बताया जा रहा है कि कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन या कोलेशन वाली सरकार कहा जाता है। देखिए, अब मान लीजिए 68 है, जरूरी तो नहीं कि कोई भी एक दल 35 लाए ही, और फिर ये रूल है कि आधा से अधिक जिस पार्टी को वोट मिलेगा, जिस पार्टी के विधायक होंगे, वही सरकार बना पाएगी, वही रूलिंग पार्टी होगी। अब अगर ऐसा हो जाए कि किसी को भी 34 से ज्यादा ना आए, तब क्या उस स्थिति में करेंगे कि एक से अधिक राजनीतिक दल गठबंधन करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, और फिर मिल के 34 से ज्यादा नंबर प्राप्त कर लेंगे और मिल के गठबंधन की सरकार उस राज्य में बनाएंगे। तो ये एक बात यहाँ बताई जा रही है। अब फिर आगे इस क्रम को बढ़ाते हुए बताया जा रहा है कि जिस प्रकार का भी सरकार बने, चाहे वो गठबंधन का बने, चाहे किसी एक राजनीतिक दल का बने, जब हो जाता है कि ये रूलिंग पार्टी हो गई, तो उसमें से क्या होता है, सभी विधायक मिलके, रूलिंग पार्टी के जितने भी विधायक होते हैं 34 से ज्यादा वाले, वे मिलके अपना एक मुखिया चुनेंगे, अपना एक नेता लीडर चुनेंगे। वह लीडर चीफ मिनिस्टर बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है। और फिर उस मुख्यमंत्री के हाथ में है कि उसी विधायक में से कुछ लोगों को मंत्री के रूप में चुने, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री ने जिन विधायक को अपने मंत्री के रूप में चुना है, उन सबको गवर्नर, जो राज्यपाल होते हैं राज्य के प्रमुख, वो जो है नियुक्ति कराते हैं, एक प्रकार से शपथ दिलाते हैं। इसके बाद क्या होता है, मुख्यमंत्री और सारे मंत्री कार्यरत हो जाते हैं राज्य में। बताया जा रहा है कि राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, और गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वह केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और इसका उद्देश्य ये होता है कि गवर्नर देखभाल करे राज्य में कि राज्य का जो मतलब कार्य है वह संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहने का मतलब वो थोड़ा सा ध्यान रखता है केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि है, कि राज्य में सब कुछ व्यवस्था अच्छे से चले, कुछ मतलब गलत ना हो, ठीक है। अब यहाँ एक बात बताई जा रही है, सरकार, गवर्नमेंट। जैसे ही आप वर्ड सुनते हैं गवर्नमेंट, सरकार, तो ये ना समझिए कि सरकार सिर्फ चीफ मिनिस्टर है या मंत्री है। एक डीएम होता है, वो भी सरकार का अंग है। एक मतलब छोटे से छोटे अधिकारी से लेके चीफ मिनिस्टर तक सभी सरकार के अंग कहे जाते हैं, ठीक है। बताया जा रहा है कि सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। कहने का मतलब वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे अब उनके नीचे जो मंत्री हैं, फिर विभाग है, विभाग में काम करने वाले अधिकारी हैं, वे सभी सरकार के हिस्सा हो, सरकार के मतलब वे हिस्से होते हैं। इन सबका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। देखिए, यहाँ दो वर्ड आता है, समझ लीजिए, कार्यपालिका और विधायिका, इसे समझ लीजिए। न्यायपालिका आप जानते हैं, ये तो अलग सिस्टम है जुडिशियरी का। तो विधायिका का मतलब हुआ जितने भी प्रतिनिधि चुनकर आए हैं विधानसभा में, उन सभी को मिलाकर विधायिका कहेंगे। लेकिन क्या हुआ, उसी विधायक में से कुछ लोग मंत्री बन गए, उसी में से एक मुख्यमंत्री बन गया। तो ये जो मुख्यमंत्री है, फिर इसने जिस मंत्रियों का चुनाव किया वो मंत्री, और फिर अब ये जो मंत्री जिस जिस विभाग में काम कर रहा है, तो इसके अंडर में जितने अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, ये सारे जो मतलब इनका जाल है, इसे कहते हैं कार्यपालिका। विधायक में से ही बना है मुख्यमंत्री, उसी में से बना है अलग अलग विभाग का मंत्री, और फिर उस मंत्री के नीचे जितने अधिकारी काम कर रहे हैं। तो ये जो जाल है, इस जाल को मिलाकर कहेंगे कि ये विधायक, ये कार्यपालिका है, ठीक है। और जितने भी विधायक हैं जो विधानसभा में बैठ रहे हैं, जो है जनता द्वारा चुने गए हैं, उन सबको विधायिका कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, कुछ परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बताया जा रहा है कि विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक ऐसा जगह होता है जहां पे सभी विधायक बैठते हैं, ठीक है। चाहे वो सत्ताधारी दल के हो यानी कि रूलिंग पार्टी के हो, या अपोजिशन के हो, जिसे भी जनता ने चुना है वो विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगा, वहां पे चर्चा करेगा, अपने जो है क्षेत्र के परेशानियों को बताएगा, उसके लिए बजट सैंक्शन करवाएगा, पास कराएगा, बताएगा कि हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है, या फिर हमारे क्षेत्र में स्कूल के लिए भवन बनवाने की जरूरत है। मतलब अपने क्षेत्र के काम को देखकर वहां से परेशानियों को लाके विधानसभा में रखेगा, ताकि जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं उनके क्षेत्र के लिए भी कुछ बजट सैंक्शन कर सके, कुछ पैसे निकाल के उसे दे सके कि वो अपने फील्ड में काम करे। क्योंकि जनता ओवरऑल अपने प्रतिनिधि को इसलिए ही चुनती है कि जनता के परेशानियों को उसका प्रतिनिधि रिप्रेजेंट कर सके सभा में, विधानसभा में, ठीक है। फिर बताया जा रहा है कि विधानसभा में जो भी चर्चाएं होती हैं, अब मान लीजिए विधानसभा में किसी दिन चर्चा हुआ, तब किसी ने पानी की बात की कि पानी की बहुत अधिक समस्या आ रही है, ज्यादा क्षेत्रों से समस्या आ जाएगी, तो एक मंत्रालय होगा जो पानी के विषय में देखता होगा। अब वो मंत्री और उसके अंडर में जो काम कर रहे होंगे ऑफिसर्स, जब वो बाहर निकलेंगे चर्चा के बाद,
तो बाहर क्या होगा, प्रेस वालों के सामने, समाचार पत्र के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके सामने उनको सफाई देनी पड़ती है। हम लोगों ने छठी कक्षा के जो है वीडियो में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, उसे जो है मतलब एक सफाई देनी पड़ती है कि हम ये काम कर रहे हैं, ये फैसला ले रहे हैं, इससे आपको क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकता है। तो वही होता है, जैसे ही जो है डिस्कशन होगा विधानसभा में, वो निकलेंगे, प्रेस वाले सामने खड़े हैं कि बताइए आज क्या डिस्कशन हुआ, जनता को इससे क्या लाभ होगी, आप क्या व्यवस्था कर पा रहे हैं। फिर वो जाकर अपने न्यूज़पेपर में या अपना समाचार का कोई जो है उनका कुछ चल रहा है, वेबसाइट है या टीवी है, चैनल है, उन सब पे दिखाएंगे। फिर जनता ये जान पाएगी कि असेंबली में क्या हुआ, मेरे क्षेत्र के विधायक ने मेरे समस्या को कैसे रिप्रेजेंट किया, उसके लिए रूलिंग पार्टी क्या कर रही है, हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा। तो इस तरीके से प्रेस एक बहुत ही बीच का कड़ी हो जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी इसे कहते हैं, कि जनता और सरकार के बीच बहुत ही अच्छा काम करता है, एक पुल का काम करता है, जनता और सरकार को जोड़ देता है, उसके सारे बातों को जनता जो है आसानी से समाचार पत्रों के माध्यम से समझ पाती है। अब आगे बताया जा रहा है कि किसी विषय पर कानून बनाने का कार्य राज्य के विधानसभा द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब पूरे राज्य के लिए कोई कानून बनाना है, जरूरत आ गई है, तो वो कानून बनेगा विधानसभा में। उसके लिए जो है सभी विधायक वोट करेंगे, सबको यह अधिकार होगा, रूलिंग पार्टी का हो चाहे वो अपोजिशन का हो, ठीक है। और फिर जब यह कानून बन जाएगा, मान लीजिए कि किसी राज्य में जानवरों का आतंक ज्यादा फैल गया है, ठीक है, खेती में नुकसान हो रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कानून पारित किया जाएगा। विधानसभा में जितने विधायक बैठते हैं सब वोटिंग करके कानून को पास कर देंगे। जब कानून पास हो जाएगा, रिजोल्यूशन निकल जाएगा, तो सभी मतलब जैसे जिला है, जिला के स्तर पर वो जो है इंफॉर्मेशन भेज दिया जाएगा कि कैसे इसके लिए क्या क्या काम करना है, कैसे जानवरों से छुटकारा पाना है। और फिर वो अधिकारी जैसे डीएम हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके नीचे के अधिकारी अब उसको इम्प्लीमेंटेशन में उसके लग जाएंगे। यही बताया जा रहा है कि विभिन्न शासकीय विभाग कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका है, ऑफिसर्स लोगों का या कर्मचारी लोगों का। फिर यहाँ एक फैक्ट बताया जा रहा है कि पूरे देश के लिए कानून संसद यानी कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है। राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। पूरे देश के लिए कानून कौन बनाएगा, संसद, पार्लियामेंट। एथ क्लास